नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। यहाँ से आपने देखा था, क्वेश्चन आपका आया भी था और दोबारा भी पूरे चांसेस है कि एक ना एक क्वेश्चन दोबारा से टीआरई 3 में री एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। एक कटा हुआ हीरा चमकता है, आंशिक रूप से फैलाव के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उच्च अपवर्तनांक या हीरे द्वारा आंशिक रूप से प्रकाश का उत्सर्जन। तो आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो सही होगा, जिसके कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। तो बस ये सबसे मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी इसी के बारे में है कि जो किरण आती है हीरे की, वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों में पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तभी प्रकाश से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाले प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में हीरे से बाहर निकलते हैं और सभी दिशाओं से देखने पर अत्यंत चमकदार हीरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक को तापीय में, विद्युत को यांत्रिक, यांत्रिक को विद्युत, विद्युत को प्रकाश। आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो बदलती है और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। जब एक आयताकार कुंडल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और माध्यम से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली घूमना शुरू कर देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जबरा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, कौन सा? आंसर पहला हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वो प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा जो है आपका होगा। अगला है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, लाल और नीला, हरे और नीला, हरे और लाल, कौन सा सही होगा? आंसर पहला, लाल और नीला रंग जो है वो सही होगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य है उसको अवशोषित करता है। पर्णहरित प्रकाश के बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम, ये लाइन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगला है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसके संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करते हैं। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक काम करते हैं। लाल, हरे, नीले, पीले और सफेद जैसे रंगों में उपलब्ध है एलईडी। इसमें पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। आंसर सही हो जाएगा डी वाला, एलईडी में पारा होता है जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक है। तो यही पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम विद्युत खपत पर प्रकाश उत्सर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला कह रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, पीला, नीला, लाल या बैंगनी? आंसर यहाँ पर बैंगनी रंग जो है वो सही होगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी वर्ण किरण सबसे ज्यादा झुकता है क्योंकि बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्ध्य सातों वर्ण के किरणों में से सबसे कम होता है। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। तो ये घटना का कारण क्या होता है? विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण? आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो ये रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का रंगीन दिखाई देना, ये भी एग्जाम्पल आपको याद रखने क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही मोस्टली बनते हैं। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था जो इस बार पीआरटी 3.0 वाला हुआ था ना, उसमें यही क्वेश्चन आया था। पीआरटी 3.0 वाली वैकेंसी जो कि पेपर आपका रद्द हो गया था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था किसके कारण होती है, वातावरणीय परावर्तन, पूर्ण परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन या पूर्ण आवर्तन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी यानी वातावरणीय अपवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक कि ऑप्शन भी सेम थे, देख रहे हैं आप। तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब तारों से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण
वे अपनी दिशा लगातार बदलती रहती हैं। साथ ही वातावरण की बदलती भौतिक स्थितियां हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश को भी प्रभावित करती हैं। इसी कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बॉयल ने कहा था, लेबोजियर या अवोगाद्रो या आइंस्टीन, कौन सा सही होगा? आइंस्टीन आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता होना चाहिए, ये समतुल्यता लिखा है। इसके अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, और उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसमें उसके तुल्य कुछ द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर E बराबर mc² सूत्र से जो है वो परिभाषित किए जाते हैं। अगला है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। काले रंग को अवशोषित करता है। हर रंग लिखा है, हरा नहीं, हर रंग को परावर्तित कर देता है या काले रंग को परावर्तित कर देता है। आंसर की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा कि किसी भी रंग को परावर्तित वो नहीं करता है। ब्लैक बोर्ड के काला दिखने का कारण होता है उसके तल के द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लेना और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करना। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात की जाए तो इसमें प्रकाश का 100% परावर्तन जो है आपका हो जाता है। दो स्थितियों का होना इसके लिए अनिवार्य है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पहला, कि प्रकाश सघन माध्यम से विरलमय जा रहा हो, और दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये दोनों इसकी शर्तें हैं। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका जो है इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा कांच के जो चटका हुआ भाग है उसका अधिक चमकना इसका एग्जाम्पल है। हीरे का जो चमकना है अभी ऊपर आया भी था, तो ये सब आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। ऑप्टिकल फाइबर के यूज की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, शरीर के आंतरिक जो भाग हैं उनका आपको परीक्षण करना है, या फिर शरीर में लेजर किरणों को भेजना है, या फिर प्रकाश संकेतों के दूर संचार में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। फिर आपका प्रकीर्णन की बात करते हैं तो प्रकीर्णन के उदाहरण में आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, ये सब इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं प्रकीर्णन में। और चौथा आपका है अपवर्तन, जहां से आपको देखने को मिलता है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई जो सीधी छड़ होती है वो टेढ़ी दिखाई देना। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल सारे याद रखिएगा। अगला है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस यूज में लाया जाता है? अवतल है, समतल अवतल है, उत्तल है, उत्तल दर्पण है? आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर उत्तल लेंस आपका सी वाला जो है वो सही होगा। आवर्धक कांच की अगर बात करें तो उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका यूज पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र या फिर फोकस केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाती है तब वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक सरल प्रकाशिक यंत्र आपका होता है। अगला है, प्रकाश की गति इनमें से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल या निर्वात में या वायु या कांच, कौन सा सही होगा? प्रकाश की पूछा गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा, कांच यानी शीशा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। ये प्रकाश है, ध्वनि नहीं है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम, प्रकाश के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल अवरोही क्रम निर्वात, फिर वायु, फिर पानी और कांच, इस तरीके से चलती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है, ये मान आपको देखने को मिलता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है, साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखाई देता है? विवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण। साफ आसमान प्रकाश के विक्षेपण के कारण नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणु, धूल और धुएं के कणों के द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही आपका देख पाता है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसलिए प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला हो जाता है, और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। वही पूछा गया था कि साफ आसमान किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो वो घटना आपकी हो जाएगी विक्षेपण।
ऑप्शन में विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इस तरीके से दिए गए थे। सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित और उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन, विवर्तन। आंसर प्रकीर्णन जो है वो सही हो जाएगा। सीवी रमन को विकिरण के प्रकीर्णन के संदर्भ में दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार। वे पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की गति के कारण ऐसा होता है क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है या पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती है। आंसर पहला होगा क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, इसका कारण विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, विक्षेपण या व्यतिकरण। आंसर आपका डी यानी कि व्यतिकरण जो है वो सही होगा। व्यतिकरण के कारण बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग जो है वो दिखाती हैं। व्यतिकरण सभी प्रकार की तरंगों का एक गुण है, जो कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसलिए प्रकाश तरंगें भी व्यतिकरण की घटना को दर्शाती हैं। और अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो दिया था। इनका नाम भी याद रख सकते हैं। अगला है मृग मरीचिका, काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका कारण क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास होना, या फिर विभिन्न भागों का समान तापन होना, या फिर विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, या फिर चुंबकीय अस्थिरता। आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान जो तापन होता है उसके कारण मृग मरीचिका की स्थिति देखने को मिलती है। एक प्रकार का आंखों का भ्रम होता है, ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पृथ्वी की सतह से सटी हवा की जो परत है वो गर्म होने के साथ विरल होने लगती है और ऊपर की ओर ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। इसलिए किसी सुदूर से आने वाले प्रकाश अविलंब से विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, जिससे प्रेक्षक को वस्तु का काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये घटना है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अगला है जब किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, तो घटना क्या कहलाती है? ये घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन के कारण किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश का किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ा झुक जाता है। जब प्रकाश और ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती हैं। इस घटना को कहते हैं हम विवर्तन। वही यहाँ पर पूछा गया था। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। आंसर आपका पहला यानी कि प्रकीर्णन जो है वो सही होगा। प्रकीर्णन की घटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था वो था क्या? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव। आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इस सिद्धांत के तहत जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अगला है आपका प्रश्न इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? पानी की छोटी बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, या फिर पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, या फिर आयनीकरण, या फिर अपवर्तन और परावर्तन। कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। वर्षा काल या बादलों की उपस्थिति में प्रायः आसमान में इंद्रधनुष बनने का मेन कारण होता है पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो होती है वो किस रंग में देखने को मिलती है? लाल, सफेद, नीला या पीला। आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग में। लाल रंग में सबसे कम होती है कि आप कहेंगे ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा होती है। और हरे रंग की किरणों में कम या नहीं भी होती है। अगला है क्वेश्चन क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या जस्ता। आंसर आपका मैग्नीशियम जो है वो सही होगा। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वर्णहरित और प्रकाश। तो ये कुछ इसके तत्व हैं। अगला है आपका मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? आंख की पुतली पर, कार्निया पर, प्यूपल पर, रेटिना पर।
आंसर यहाँ पर रेटिना जो है वो सही होगा। मानव आंख अपनी रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आंख एक कैमरे की भांति काम करता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। अगला है, इनमें से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है? हवा, जल, मणिक या हीरा? आंसर आपका डी, हीरा जो है वो हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा। ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है और हीरा ऊष्मीय किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण? तो अभी ऊपर बताया था कि अपवर्तन की घटना होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। एग्जाम्पल, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना और जल से भरे पात्र में कांच के एक छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, इस तरीके से एग्जाम्पल है। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका मतलब या इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल है, समतल है या उत्तल है या बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा हुआ है? आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है क्योंकि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो तो आपको रट के रखना है। इसमें सेविंग मिरर के रूप में, सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग जो विशेषज्ञ हैं, आंख नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट तक में इसका यूज जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है वो इनमें से कौन सा होता है? समतल, उत्तल, अवतल? कौन सा सही होगा? आंसर आपका बी, उत्तल दर्पण जो है सही होगा। उत्तल दर्पण को शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। यूज इसका किया जाता है मोटर वाहनों में ड्राइवर को पीछे का दृश्य देखने के लिए और दूरबीन के निर्माण इत्यादि में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला है आपका कि नाई की जो दुकान है उसमें दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, लंबवत या 45 डिग्री के कोण पर या 60 डिग्री के कोण पर? आंसर यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर यहाँ पर सही हो जाएगा। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं जिससे कि सर के पीछे का हिस्सा दिखता है रहे। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। यूज इसका कहाँ किया जाता है? तो सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट के साथ ही आंख, कान और गला के डॉक्टर द्वारा भी इसका इसका यूज जो है वो किया जाता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? समतल, उत्तल, अवतल या समतला अवतल? आंसर यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण जो है वो सही होगा। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो जब किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है उसकी लंबाई का 1/5 है मतलब छोटा बन रहा है तो जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण का यूज जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जो कंडीशन लिखी है ये तो आपको याद ही रखना है। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है या फिर इसका अपवर्तनांक अनंत होता है या फिर कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है या कोहरे की बूंदों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। आंसर की बात करते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि कोहरे की बूंदों के द्वारा प्रकाश आपका प्रकीर्णित हो जाता है। कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाने के कारण कोहरे में हमें दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, अतः विकल्प डी सही है। इसे हम टिंडल प्रभाव भी जो है वो कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका जो प्रकीर्णन होगा वो सर्वाधिक होगा। प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण भी हैं जैसे कि प्रकाश का नीला रंग रंग जो है वो नीला दिखाई देना या फिर सूर्य का उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देना या फिर समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। अगला है, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो पता ही आपको विबग्योर होता है। विबग्योर देखेंगे तो इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वी से आपका वायलेट यानी बैंगनी,
आई से जामुनी इंडिको, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से आपका ऑरेंज नारंगी और आर से रेड यानी कि लाल रंग। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। अगला है आपका पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन और विवर्तन दोनों। आंसर आपका हो जाएगा केवल परावर्तन। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका यूज दीवारों या कोनों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण में दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण और अपवर्तन के उदाहरण ये सब हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, इसमें कोई नया उदाहरण तो दिया नहीं गया है। ऑप्टिकल फाइबर वाला दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ये याद रखिएगा। अगला है किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना या कम वोल्टेज। आंसर ए वाला हो जाएगा, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। जब हम ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है जो कि ट्यूबलाइट का नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए धारा के मान को कम करने के लिए यहाँ पर चोक का यूज किया जाता है। तो वही लिखा है, जो उच्च वोल्टेज उसको प्रेरित करना मतलब उसको बनाए रखना, मतलब उसको ज्यादा ना होने देना ताकि ये ना हो नुकसान ट्यूबलाइट को पहुंच जाए। फोटॉन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक वो क्वांटा है, पदार्थ का एक क्वांटा है, एक धनावेशित कण है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। आंसर पहला हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में गति करता है और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को फोटॉन जो है हम कहते हैं। फोटॉन को क्वांटम के नाम से भी जाना जाता है। फोटॉन प्राथमिक कणों की तरह माने जाते हैं, अन्य छोटे भागों में तोड़ना इनको संभव नहीं है। फोटॉन द्रव्यमान रहित आवेशहीन कण जो है आपके होते हैं। अगला है हीरे की जो चमक है उसका कारण क्या होता है? आकार, कटाई या परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बाकी हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, पारदर्शी और सबसे कठोर पदार्थों में से ये आता है और इसमें मौजूद प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। जब कोई प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करती है तो हीरे का क्रांतिक कोण कम होने के कारण उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या साधारण दर्पण। आंसर ए हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो पूछा गया था, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण और प्राप्त रंगों के समूह को कहते हैं वर्णक्रम। तो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का विचलन अधिक होता है और अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन जो होता है वो आपका कम होता है। 7 रंग तो बता ही चुके हैं आपको ऑलरेडी। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल इनमें से किस तरंग का उपयोग करता है? लेजर, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, रेडियो तरंगे। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इंफ्रारेड तरंगों का यूज जो है वो टीवी सेट में देखने को मिलता है कंट्रोल में। और इसके अलावा इन तरंगों का यूज चिकित्सा में भी होता है, प्रिंटिंग में होता है, उद्योग जगत में होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की। इस प्रकार की तरंगे जो होती हैं उनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब सुन सकते हैं। इनका यूज भी चिकित्सा में किया जाता है। रेडियो तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका यूज कहाँ किया जाता है? सर्जरी में किया जाता है, एमआरआई में किया जाता है, अनिद्रा के इलाज में भी किया जाता है। 40 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग आपका नहीं है? नीला, हरा, लाल या पीला। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा गया था, तो पीला रंग आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। पीला रंग प्राथमिक रंग में नहीं है। हरा और जो लाल रंग है वो मिलाने पर पीला रंग आपका बनता है। प्राथमिक रंग होते कौन से हैं? तो 3 देखने को मिलते हैं, एक आपका लाल, हरा और नीला, इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंग में पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं और ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो है ये आपके बनते हैं। जैसे मैजेंटा आपका किससे बनता है? तो लाल और नीला को मिला देंगे। पिकॉक नीला किससे बनता है? हरा और नीला को मिला देंगे। पीला किससे बनता है? तो हरा और लाल को मिला देंगे। तो लाल, हरा और नीला से ही सारे बने हैं, तो यही पीला वाला ही आपसे पूछा गया था जो कि आपका प्राथमिक में नहीं आता है, द्वितीयक में जो है वो आता है। ये बात भी यहाँ लिखी है कि जब दो रंगों के मिलने से आपका श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो इसे हम कहते हैं पूरक रंग।
जैसे लाल और पीकॉक नीला को अगर मिलाते हैं तो सफेद बनता है, श्वेत। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरक रंग। इसी प्रकार अगर नीला और पीला को मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा सफेद, हरा मैजेंटा सफेद, लाल प्लस हरा प्लस नीला मिलाएंगे तो सफेद। ये सब आपके पूरक रंग में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक का। कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। और थोड़ा सा लाइक के टारगेट की संख्या को जल्दी ही बढ़ाइए ताकि पीडीएफ हम भेज पाएँ। और इससे पहले जो भेज चुके हैं वो ऑलरेडी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रश्न बात करते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा या सी नहीं बदलता है? तरंग दैर्ध्य या उसकी वेग गति या फिर आवृत्ति या उसका अपवर्तनांक, कौन सा सही होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसको कहलाते हैं आवृत्ति। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। अगला है, मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना? आंसर आपका रेटिना यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव आंख अपनी रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाता है। रेटिना एक पर्दे वाली संरचना है जिस पर बनने वाला चित्र छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। साथ ही कॉर्निया आंख के अगले भाग को ढकता है जो पारदर्शी होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं। इसी कारण ये भाग दर्द के लिए जो है वो संवेदनशील होता है। रंजित पटल आगे चलकर परितारिका यानी आइरिस जो है उसके रूप में बदल जाता है। नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है वो आपका करता है। और पुतली जो होती है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। नेत्र में आने वाला प्रकाश इसी माध्यम से नेत्र में जाता है। तो देखेंगे तो दोनों में ही काम लगभग वही है। रंजित पटल नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कर रहा है, और पुतली जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए नेत्र में जाने वाले प्रकाश इसी माध्यम से नेत्र में जाता है। ऊपर नियंत्रण की बात हो रही है, यहाँ केवल जाने की बात हो रही है। अगला है, प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश है उसका कौन सा वर्ण सबसे अधिक ज्यादा झुकता है? पीला, नीला, लाल या बैंगनी? आंसर बैंगनी आपका सही हो जाएगा। बैंगनी रंग जो है उसका वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो प्रिज्म के आधार पर वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, और 7 रंग जो दिखाई देते हैं उसमें आपको लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसमें से लाल रंग का प्रकाश सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विक्षेपित होता है। अगला है आपका, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वो प्रिज्म से गुजरेगा? लाल, पीला, बैंगनी या नीला? आंसर की बात करते हैं तो बैंगनी रंग यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? उत्तल अवतल, उत्तलावतल या अवतलोत्तल, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर बी वाला यानी अवतल लेंस जो है यहाँ पर सही होगा। बाकी ये बात आपको पता ही है, निकट दृष्टि दोष के लिए जो यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण का यूज जो है वो किया जाता है। अगला, सौर मिट्टी में जो प्रयुक्त होता है समतल, अवतल, उत्तल या अवतल, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वो सही होगा। और आपतित सूर्य की किरण अनंत दूरी से आने वाली समानांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके अलावा फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिससे ताप अधिक तेजी से लगभग 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से भी जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद? आंसर आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष को प्रायः मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को वो देख नहीं पाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इस प्रकार दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है जबकि नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसमें अपोजिट होता है। और रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया भी ऑप्शन में था, और बाकी दूसरा तो था ही आपका, इसलिए आंसर दोनों के हिसाब से इनमें से एक से अधिक होगा। अगला है, किस वर्ष सीवी रमन इफेक्ट को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? 1930 में जो है वो दिया गया था। और उनके आविष्कार को उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी।
लेंस की जो शक्ति है वो किस में मापी जाती है? वॉट, ल्यूमेन, डायोप्टर व कैंडेला। डायोप्टर में जो है वो मापी जाती है। डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर जो है वो होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए जो है ये ऋणात्मक जो है वो होता है। वॉट शक्ति का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ये मात्रक तो वैसे हम अलग से करा ही चुके हैं पहले भी। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट है नहीं। अच्छा, ये भी समझिए कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर और सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर आता है। तो समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है आपका 8 मिनट 18 सेकंड। जब लाल, पीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका डी यानी कि सफेद रंग जो है वो सही हो जाएगा। और लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग जो है वो कहलाते हैं। इनके संयोजन से तीनों को मिलाने से श्वेत प्रकाश आपका बनता है। अगला आपका है इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होना चाहिए? 90 से कम, 90, 90 से ज़्यादा, 180? आंसर यहाँ पर 90 डिग्री आपका सही हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप 90 डिग्री जो है वो आपका होगा। रिफ्रैक्टिव एंगल का अधिकतम मान 90 ही होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दिशा में इस स्थिति को इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ ये बता चुके थे मीटर सेकंड करके, ऊपर आया था भी क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? ये भी आपको बता चुके थे। तो इसमें प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था। यहाँ पर नाभिकीय संलयन सही होगा, जिसकी प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं जो है वो चमकते हैं। ये प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में होती है जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से संलयित होकर के भारी तत्व के जो परमाणु है उसका निर्माण करते हैं और द्रव्यमान की क्षति होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया की निरंतरता के परिणाम स्वरूप अत्यधिक टेम्परेचर की उत्पत्ति होती है जिससे प्रकाश के रूप में विकिरणित करते रहते हैं। अगला रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारणों से बनती है? अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विसर्जन, विवर्तन? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बाकी इसके बारे में जो बताया गया लगभग ऊपर बता चुके हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो रेगिस्तान में व्यक्ति को दूर से पेड़ साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना भ्रम हो जाता है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। कॉन्टैक्ट लेंस आपके बनते हैं टेफ्लॉन, ल्यूसाइट या फिर पॉलीस्टायरीन या पीवीसी? आंसर आपका यहाँ पर पीवीसी जो है इससे जो है ये बनते हैं। कॉर्निया पर रखे जाने वाले कटोरी जैसे दिखने वाले छोटे पारदर्शी लेंस होते हैं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है पीवीसी, इससे जो है वो बनाए जाते हैं। अगला है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश होती है तो आपका तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा? कोई बदलाव नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाएगा। तो प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल या अधिक फोकस दूरी का उत्तल या कम फोकस दूरी का अवतल, अधिक फोकस दूरी का अवतल? आंसर यहाँ पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो है वो सही होगा। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें आवर्धन 2 भागों में होता है, इसमें 2 उत्तल लेंस लगे रहते हैं। अगला कह रहे हैं इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, व्यतिकरण? आंसर यहाँ पर वर्ण विक्षेपण जो है वो सही होगा। इंद्रधनुष की जो परिघटना है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। बाकी 7 रंग में विभक्त हो जाता है ये तो बता ही चुके हैं आपको। प्राथमिक द्वितीयक रंग भी आपको बता चुके हैं। अगला है तरण ताल की वास्तविकता से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये होता है इसका अपवर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण माध्यम से सघन माध्यम से जाती है, विरल से सघन में जैसे हवा से पानी, तो ये दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब किरण
सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंग से दूर हो जाती है। ये दोनों कंडीशन आपको बता चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है? तरणताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देना, तारे टिमटिमाते दिखाई देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य लाल दिखाई देना। अगला देखते हैं, समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है शून्य, अनंत या अनिश्चित, या वस्तु की दूरी जितना। तो आंसर यहाँ पर अनंत आपका सही हो जाएगा। समतल दर्पण का नाभ्यंतर यानी कि फोकस जो दूरी होती है वो आपका अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है। अगला कह रहा है, समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो 4 मीटर हो जाएगी। समतल दर्पण है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, इसलिए जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहती है उतनी पीछे रहती है, तो जस्ट आपका डबल इस प्रकार से हो जाएगा। प्रकाश की गति शून्य आकाश में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्रकाश का निर्वात में चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, या फिर हरे प्रकाश से ज्यादा है, या फिर हरे प्रकाश से ज्यादा है, पीले प्रकाश से ज्यादा है। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हरे प्रकाश से ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम के आपको यहाँ पर क्रम भी दिया गया है, बैंगनी, जामुनी, नीला, इस प्रकार से। अगला कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती है? तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच आपको देखने को मिलती है। तरंगों का मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती हैं, जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। और जिन तरंगों का संचरण दिशा के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो निर्वात में भी संचरित कर सकती हैं। इनको कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अयांत्रित तरंगे, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स तरंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका। कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगे और उनके तरंगदैर्घ्य परिसर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे गामा किरण खोज करता है हेनरी बैकुरल, और ये तरंगदैर्घ्य परिसर है 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर। एक्स किरणों की अगर बात करें तो रॉन्टिजन खोज 10⁻13 से 10⁻8। परावैंगनी किरण खोज रेटर 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻10, 10⁻7। दृश्य विकिरण के न्यूटन 4 × 10⁻7, 8 × 10⁻7 तक। और अवरक्त किरणों के हर्शल जहाँ पर 8 × 10⁻7 से 10 की घात जो है वो -13, ये माइनस में है वैल्यू, -13 नहीं -3, और ये वैल्यू माइनस में है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो आप क्या कहेंगे, एक प्रिज्म से रंगों को आप अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? अवतल, उत्तल या साधारण, या फिर ए और बी दोनों? आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस से जो है ये बने होते हैं, और इसमें वस्तु के आकार से प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अगला है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में जो है वो लेते हैं। तो अवतल उत्तल या उत्तल या अवतल, तो दूरदृष्टि दोष जो है उसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और यहीं अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, या यह देख ही नहीं सकते हैं? तो आप कहेंगे देख नहीं सकते। दोपहर के 12 बजे ठीक सूर्य जो होता है वो ठीक सर के ऊपर होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। अगला कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल, समतल, उत्तल। आंसर यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वो सही होगा। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में पॉलिश हुई होती है, जबकि अंदर का तल जो होता है वो परावर्तक होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इसका यूज दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में भी किया जाता है। अगला कह रहा है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? तरंगों के समान, कण के समान, दोनों के समान, या किसी के समान नहीं? आंसर यहाँ पर तरंग और कण के दोनों के समान जो है वो होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इसका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण आपका होता है। सीधी रेखा में चलता है, दूसरे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है। लगभग सारी चीजें इसमें बता भी चुके हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 200, 100, 50 या 2? तो जो डायोप्टर है वो लेंस की फोकस दूरी का मात्रक होता है, और
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर फोकस दूरी का क्या है, 1 लेंस की क्षमता, डी बराबर 1/f करके। यहाँ पर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई है तो वो रख देंगे 1/2, तो इससे वैल्यू 50 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। समुद्र नीला प्रतीत होता है किस कारण से, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको दिखाई देता है। बाकी कारण आपको बता चुके हैं। ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है, आकाश नीला लगता है क्योंकि क्योंकि आप कहेंगे लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन बदले हुए हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही है पर पूछने का तरीका सभी में बदला हुआ है। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूब में गैस पर या ठोस धातु पर या द्रव पर या सीसा पर। आंसर यहाँ पर ट्यूब में ठोस धातु आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठोस धातु प्रदीप्त पर निर्भर करता है, जिसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब में विद्युत उत्सर्जन के कारण उत्पन्न पराबैंगनी किरणें जब ट्यूब की दीवारों पर पुते प्रदीप्तशील पदार्थ पर पड़ती हैं तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अतः ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम होने के कारण लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन 76 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे पूछेंगे शीशे का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, शक्ति के लिए, कमजोरी के लिए। इसका यूज किया जाता है प्रकाश संचरण के लिए। बाकी प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ये सारी चीजें बता चुके हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की वैल्यू याद रखिएगा 1.5 होती है। अब क्वेश्चन जो आए हैं 2023 में वो टीचिंग से रिलेटेड, वो 2-4 क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसे फोटो सेल भी कहा जाता है। 3 टाइप के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल और फोटो वोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या फिर इससे परे। तो आंसर यहाँ पर वक्रता के केंद्र पर आपका होना चाहिए। बाकी तो इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को ये सिकोड़ देता है। अगला देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर में ये पूछा गया 6 से 8 वाले पेपर में, 2 कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो कितना होगा, तो 8 पाई ल्यूमेन जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसी की बात की गई है और यहाँ पर आई की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू निकालनी है। पाई प्रकाश फ्लक्स है, पाई बराबर 4 पाई इंटू आई है, वैल्यू रख देंगे 2 आई की जगह, तो 4 दूनी 8 पाई ल्यूमेन आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और ल्यूमेन वो ज्योति फ्लक्स है, अर्थात ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला है आपका प्रश्न, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, पीआरटी में पूछा गया था। आंसर यहाँ पर आपका बैंगनी रंग जो है वो सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने पूछा था, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी, तो ये आपकी नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर जो है वो होती है। और लास्ट एक क्वेश्चन और था जो कि रिपीटेड ही क्वेश्चन आया था कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग जो है वो सही हो जाएगा। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है और इसकी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। प्रकाश जो बैंगनी रंग का होता है उसकी गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश का को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। तो ये सब इसके जो है वो पॉइंट हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए का प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। प्रश्न है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, पहला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, दूसरा है गैल्वेनो, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा इनमें से एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में जो है ये पूछा गया था। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।